राजस्थान में जारी सियासी बहरान के बीच कांग्रेस की तरफ से मुल्क गिर गवर्नर हाउस घेराव किया गया है। रियासत में असेंबली इजलास बुलाने को लेकर राजभवन और सरकार के बीच सियासी घमासान के बीच बड़े पैमाने पर कांग्रेस कारकुनान सड़क पर उतरे। मुल्क के दीगर रियासतों के साथ कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु में भी कांग्रेस ने एहतजाज किया और इस दौरान पार्टी लीडरान ने मरकजी हुकूमत पर जमहूरियत से खिलवाड़ का इल्जाम लगाया। कांग्रेस का कहना है कि एक के बाद एक रियासतों में मुंतखब हुकूमत को बीजेपी गिराना चाहती है। गोवा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश की मिसाल देते हुए कहा कि हुकूमत पैसे और एजेंसियों से डराकर एमएलए को परेशान कर रही है। वहीं गवर्नर के जरिए भी आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। इस दौरान कई रियासतों में कांग्रेस कारकुनान और पुलिस में तीखी नोकझोंक भी हुई। हालांकि बीजेपी इसे कांग्रेस का सियासी ड्रामा बता रही है। राजस्थान की चुनी हुई सरकार को एन केन प्रकारेण बीजेपी पार्टी गिराना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं और किसी हालत में राजस्थान की सरकार को अपने कब्जे में लाना चाहते हैं। चाहे इसलिए जितना हद तक जाना चाहिए बीजेपी पार्टी उतना हद तक चलेगा। जनतंत्र की कोई परवाह नहीं उनका। एक चुनी हुई सरकार को अगर इसी तरीके से गिराने की नापाक मंसूबों को किसी हालत में कामयाब होने का मौका देना हमारा जनतंत्र के लिए एक बड़ा हानिकारक होगी। The governments, elected governments in the country smoothly, and whatever the BJP and Modi government is doing, it is unfortunate. Therefore, we are protesting against the high-handedness of Mr. Modi and BJP. So we are protesting against the high-handedness of Mr. Modi government and also the BJP government. Protest is the illegal and unconstitutional way of functioning of Mr. Narendra Modi and Amit Shah. They have made their program to topple all the non-BJP government in the entire country. First it was Karnataka, second it was Madhya Pradesh, third now it is, they tried in Maharashtra, now they are trying in Rajasthan, and tomorrow they may go to West Bengal. This is against the unconstitutional way of functioning and curbing and the crushing the voice of the democratic norms. It is the protest against the attitude of the governor, and governor should immediately call the Mr. Ashok Gehlot to prove his majority on the floor of the House. षड्यंत्र और तंत्र चल के सिर्फ सत्ता हथियाने का इस समय मकसद चल रहा है। उसी को लेकर हम आवाज उठा रहे हैं कि आज राजस्थान के अंदर जिस तरीके से हमारी सरकार होने के बावजूद हमें विधानसभा सत्र बुलाने की जिम्मेदारी नहीं दी जा रही, हमें अनुमति नहीं दी जा रही, और जिस तरीके से सारी चीजों को दरकिनार करके पहले इन्होंने कर्नाटक में, फिर मध्य प्रदेश में, और वही षड्यंत्र अब राजस्थान में चल रहा है। आज राजस्थान के लिए रूल अलग क्यों? मणिपुर के अंदर कोरोना में मीटिंग बुलाई जा सकती है, पर राजस्थान में वो नहीं बुलाने दी जा रही, क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा को खतरा है कि बहुमत साबित हो जाएगा और गहलोत साहब फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो उसी षड्यंत्र को चलते अगर ये चीजें चलती रहेंगी तो आज प्रजातंत्र का आप गला घोट रहे हैं, लोकतंत्र की आप हत्या कर रहे हैं, और जनता जनार्दन जो 8 करोड़ जनता ने चुनी हुई सरकार है उसको आप षड्यंत्र से गिराने का काम कर रहे हैं। तो हम अपनी आवाज जनता तक लेके जा रहे हैं ताकि जनता जनार्दन को पता चले कि इस समय मोदी जी का काम लोगों को बचाना नहीं है बल्कि सत्ता को हथियाना है। संविधान को कैसा खत्म करे और देश में एक अनडेमोक्रेटिक रूल कैसा लाना, ये आज का तरीका अपना रहा है। पहले गोवा से शुरू करें, अभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बाद कर्नाटका, मध्य प्रदेश, अभी राजस्थान में सरकार को गिराने में उसमें लग गए। हम अभी आज एआईसीसी के काल के दरिया तेलंगाना कांग्रेस के तरफ से स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी, सेव राजस्थान बोल के हम सोशल मीडिया में प्रोग्राम लाए। पूरा डेमोक्रेसी बिलीव करने वाला पूरे लोग वीडियो लगाइए, और ये देश की जनता आज डेमोक्रेसी चाहिए। ऐसे षड्यंत्र और सरकारों को गिरा देने की राजनीति नहीं चाहिए। जब संविधान बचाने के लिए बहुत बड़े बड़े बात बोलते थे, आज सरकार में आने के बाद संविधान के हत्या कर दे रहे ये लोग। इसीलिए संविधान को बचाने के लिए आज की नारा सेव डेमोक्रेसी, सेव राजस्थान।
राजस्थान मामले को लेकर कांग्रेस के इल्जामात पर क्या कहना है बीजेपी का, वो भी सुनते हैं। If governor accepts the view of CM of, Rajasthan or the Congress party, then he can function. Otherwise, we will not allow him to function. This is not the acceptance of them. If it suits you and your argument, then you respect everything. And if it does not suit, then definitely we are not going to. So this kind of attitude basically makes Congress, inherently it has become undemocratic. It does not have the, a kind of spirit or understanding to accept the true democratic spirit that is now getting fully exposed. Fight for another state issue. That is not the issue. But they are fighting against the people. They are fighting against the judiciary. The Rajasthan High Court has made it very, very clear. And I think they have to obey as per the High Court's order. And protesting against what? They are protesting against the court, the judiciary. And see, during pandemic, when there is a law in force that you should not, 144 is there and you cannot do that. I don't know how these people are doing it, and they are trying to, create problems for themselves. And a lot of DMK MLAs have, they are infected by corona, by only all these things. So it is better they resist from all these things and show their courtesy towards the public for their cause, not for the party's cause. और असेंबली स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी वापस ले ली है। सीपी जोशी के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से अर्जी वापस लेने की दरखास्त की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी। चर्चा यह है कि हाईकोर्ट के 24 जुलाई को जारी हिदायत को अब सीपी जोशी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। आपको बता दें कि सीपी जोशी ने विप खिलाफ वर्जी को लेकर पायलट ग्रुप के 19 अराकीन को नोटिस जारी किया था। पायलट हामी अराकीन ने इसे हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। सीपी जोशी ने हाईकोर्ट में नोटिस की सुनवाई को उनके दायराकार में मुदाखलत करार देते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और अब सीपी जोशी ने अपनी एसएलपी को वापस ले लिया है। और कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा हुकूमत के 1 साल पूरा होने पर बयानात का दौर जारी है। इक़्तिदार के 1 साल पूरा होने पर सीएम येदियुरप्पा ने जहां इसे बेहतर बताया, वहीं कांग्रेस ने इसे धोखा और घपले की सरकार बताया। येदियुरप्पा ने कहा कि कोरोना की वजह से कई वादे मुतासिर हुए, लेकिन आने वाले दिनों में सभी पूरे किए जाएंगे। जबकि कांग्रेस लगातार मेडिकल सामान की खरीद में घपले का इल्जाम लगा रही है। वाज़ेह है कि चौथी बार सीएम का ओहदा संभालने का 1 साल इतवार को पूरा हो गया। येदियुरप्पा के लिए यह साल चैलेंज भरा रहा। जिस वक्त उन्होंने सीएम ओहदे का हलफ लिया था, उस वक्त रियासत सैलाब के कहर से जूझ रही थी। इसके बाद कई महीनों तक ज़िमनी इंतखाबात, कैबिनेट तोसी को लेकर खींचतान, कैबिनेट तोसी को लेकर, और इसी बीच गुज़िश्ता 4 महीने से कोरोना से हालात मजीद खराब होते जा रहे हैं। We have spent everything and have released so many books, and because of corona we could not able to reach up to expectation of the people. But now we are not going to have lockdown at all at any cost in Karnataka, and we are just depending upon the financial aspect we are looking after, and in future we are going to have development activities, and there will not, whatever they have announced in the budget we are going to fulfill, and if necessary we will take loan and complete all the works. Now it's become the second worst state after Maharashtra. Who told you? Now because of COVID they are facing some problem. Okay. Now you are trying to solve that problem. Okay. And we have made all arrangements. No, not even in almost all the hospitals, private hospitals also, they are going to give 50% beds. Okay. And I don't think in future any problem will be. We are demanding a judicial inquiry. Even the BJP friends also are demanding the same. Why you are shying out of it? When we are in a government, we are given CBI inquiry on various issues. We are not gone ahead. We have gone back. We have accepted for an inquiry in our tenure. Our ministers have resigned. My own colleague, Mr. George, had resigned for an inquiry. We have accepted for a CBI inquiry. You have demanded a CBI inquiry. Why not? Now it is there is a central government list. Central government has purchased
State governments, Maharashtra, Tamil Nadu, Kerala, various other states already purchased. There is a rates. Why are you afraid of this inquiry? You please give a clean sheet, get a clean sheet, give a white paper. How much you have? 1 year. The complete is zero. आप देख रहे हैं जी सलाम पर सलाम दक्कन। कोरोना की वजह से परेशान हाल लोगों के लिए फिल्म अदाकार सोनू सूद किसी मसीहा से कम नहीं है। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को घर भेजने में मदद को लेकर सुर्खियों में आए सोनू का ये अमल जारी है। सोनू सूद ने आंध्र प्रदेश के चित्तूर के एक किसान कुनबे को नायाब तोहफा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। फिल्म मदर इंडिया की तर्ज पर आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ का यह नजारा काफी चौंकाने वाला है। लॉकडाउन में आमदनी का जरिया बंद होने से नागेश्वर राव ने खेती करने का फैसला किया। हालांकि उनके पास ना तो बैल थे और ना ही किराए पर खेत जुतवाने का पैसा। कोई रास्ता तो नहीं था, लेकिन परिवार चलाने के लिए खेतों की बुआई जरूरी थी। मजबूरी में उन्होंने खेत में हल को खींचने के लिए अपनी 2 बेटियों को ही लगा दिया और उनकी बीवी हल के पीछे खेत में बीज डालने का काम करने लगी। కరోనా నేపథ్యంలో ఏమంటే అంతా లాక్డౌన్ పెట్టడం వల్ల షాప్ మూసేస్తున్నాము। షాప్ మూసేయడం వల్ల ఏం జరుగుబాటు కాక ఇంట్లోనే ఉండి వన్ మంత్ వరకు ఇబ్బందులు ఉంటే అక్కడే ఉన్నాము। ఈ కరోనా వచ్చిన తర్వాత లాక్డౌన్ పెట్టేసిన తర్వాత ఇంకా 1 నెల రోజులు అక్కడే ఉన్నాము। 1 నెల 2 రోజులు అక్కడే ఉన్న తర్వాత కష్టంగా ఉంది, ఇంట్లో జరిగేది ఇబ్బంది అయిపోతుందని చెప్పనేసి మేము పల్లెకి వచ్చినాము। बैल की जगह खुद के काम को लेकर माँ बेटी ने इसे वक्त की जरूरत बताया। उनका कहना है कि लॉकडाउन की वजह से उनके घर के हालात काफी खराब हो गए। ऐसे हालात में वालिद के साथ मिलकर उनके काम में हाथ बटाना जरूरी था। हालांकि हल खींचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद असली हीरो सोनू सूद ने उनकी मदद के लिए ट्रैक्टर भेज दिया। परेशान हाल कुनबे ने इस मदद के लिए सोनू सूद का शुक्रिया अदा किया है। తను మాకు ఇంత హెల్ప్ చేస్తాడు అని అనుకోలే, మాలాంటి రైతులకు కూడా హెల్ప్ చేస్తారు అనుకోలేదు నేను। ఇట్లా చేసినందుకు తనకి నిజంగా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ మీడియా వాళ్ళకి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను। फिल्म अदाकार सोनू सूद जरूरतमंदों की लगातार मदद कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के किसान परिवार को ट्रैक्टर भेजने की खबर के बाद साबिक सीएम चंद्रबाबू नायडू ने भी दोनों लड़कियों के तालीम का इंतजाम करने का वादा किया। ऐसे में सवाल हुक्मरानों पर उठता है जिन्हें अवाम ने बड़ी उम्मीदों के साथ इख्तिदार सौंपा। सोनू सूद की तरह कई और लोग भी परेशान हाल लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन जरूरत है अभी और ऐसे लोगों के सामने आने की ताकि इस आलमी वबा की वजह से आम लोगों की परेशानियों पर काबू पाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सपने वो नहीं होते जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। इन लाइनों में साबिक सदर जमहूरिया और अजीम साइंसदान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने पूरी जिंदगी का फलसफा समझा दिया था। आज कलाम साहब का 5वां यौम वफात है। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जिंदगी हमें सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी के दम पर इंसान कैसे मुल्क का सबसे बड़ा ओहदा हासिल कर सकता है और कैसे तमाम रुकावटों को मेहनत और लगन के दम पर उनसे लड़कर आगे बढ़ा जा सकता है। इस खास मौके पर उनके आबाई शहर रामेश्वरम में खास तकरीब का एहतमाम किया गया, जहां उनके अहले खाना के साथ मकामी डीएम ने उन्हें खराज अकीदत पेश की। इस दौरान उनके कब्र पर ईसाले सवाब के लिए दुआ खानी का एहतमाम भी किया गया। तो आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की 5वीं बरसी है। इस मौके पर उनके आबाई वतन रामेश्वरम में एक तकरीब का इनेकाद किया गया था, जहां उनके हक में दुआ खानी का एहतमाम किया गया था और उनके अहल खाना के साथ मकामी डीएम ने उन्हें खराज अकीदत पेश की। हिंदुस्तानी फजाइया में शामिल होने के लिए 5 राफेल फाइटर जेट ने फ्रांस से परवाज भर दी है और इन 5 फाइटर प्लेन को 7 इंडियन पायलट उड़ाकर अंबाला एयरबेस ला रहे हैं। खबरों के मुताबिक फ्रांस से हिंदुस्तान आते वक्त 5 फाइटर प्लेन को 28 जुलाई को यूएई के अल डफरा एयरबेस पर उतारा जाएगा और अल डफरा एयरबेस की जिम्मेदारी फ्रांस एयरफोर्स के पास है। यहाँ पर राफेल तैयारों की चेकिंग और फ्यूल भरा जाएगा और उसके बाद 5 राफेल तैयारे 29 जुलाई की सुबह हिंदुस्तान पहुंचेंगे और राफेल को अंबाला एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। हिंदुस्तान ने फ्रांस से 36 राफेल तैयारे खरीदने की डील की, जिसमें से 5 तैयारों की डिलीवरी हो गई है।
तो 7,364 किलोमीटर की हवाई दूरी तय करके 5 राफेल तैयारे बुध को अंबाला एयरबेस पहुंचेंगे। और सबसे खास बात यह है कि हिंदुस्तानी फजाइया के फाइटर पायलट खुद राफेल उड़ाकर हिंदुस्तान ला रहे हैं। दुश्मन का काल आ रहा है राफेल। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। हिंदुस्तान के लिए फ्रांस से उड़ चुका है राफेल। जी हां, जिसका पूरे मुल्क को इंतजार है और जिससे चीन और पाकिस्तान को खौफ है, वो लड़ाकू तैयारा राफेल भारत के लिए रवाना हो गया है। जराये के मुताबिक फ्रांस में पेरिस से 1.5 घंटे दूर बोर्डो के मेरीगनेक एयरबेस से राफेल भारत के लिए उड़ान भर चुका है। राफेल को भारत के ही फाइटर पायलट उड़ाकर भारत लाएंगे। 36 विमानों में से 5 राफेल भारत के लिए उड़ चुके हैं। 2 दिन बाद यानी 29 जुलाई को अंबाला एयरबेस पर राफेल लैंड करेगा। वैसे तो डिलीवरी के बाद राफेल तैयारे को खसूसी हालात के ऑपरेशनल होने में 6 महीने का वक्त लगता है, लेकिन आने वाले बुध को जो राफेल भारत पहुंच रहे हैं, और जी सलाम सबसे पहले आपको जिन राफेल की तस्वीरें दिखा रहा है, जरूरत पड़ने पर 1 हफ्ते के अंदर ही ऑपरेशन के लिए तैयार हो सकते हैं। मशरिकी लद्दाख में भारत और चीन के बीच कशीदगी को देखते हुए ये बहुत बड़ी बात है। जराये के मुताबिक दिल्ली में पिछले हफ्ते एयरफोर्स के कमांडर्स की बैठक में राफेल को लद्दाख में तैनात करने पर भी चर्चा हुई थी। राफेल से हिंदुस्तान की हवाई ताकत कई गुना कैसे बढ़ जाएगी, ये भी आपको जानना जरूरी है। राफेल फ्रांस की डसा एविएशन का लड़ाकू तैयारा है। इसमें 2 इंजन हैं। ये हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह से हमला कर सकता है। हर तरह के मिशन में भेजा जा सकता है। ये जोहरी बम से लैस हो सकता है। 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। राफेल 2130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। राफेल 3700 किलोमीटर दूर टारगेट को तबाह कर सकता है। इसमें कई तरह की मिसाइल फिट हो सकती है। ये तो राफेल की चंद खूबियां है। इसके अलावा राफेल में कई खासियत है, जिसकी वजह से राफेल हिंदुस्तानी एयरफोर्स की पहली पसंद है। अब 2 दिन बाद जब राफेल भारत के लड़ाकू तैयारों के बेड़े में शामिल हो जाएगा, तब देश की ताकत में कई गुना इजाफा भी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।